नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट के बारे में, है ना। अब हमारे कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो है वो एनिमल्स से भी तो आते हैं, तो हमें एनिमल्स को भी मैनेज करना ज़रूरी है, यानी कि एनिमल्स की कंडीशन में भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। So, what is animal husbandry? Animal husbandry is the scientific management, breeding, and care of domestic animals to obtain food and other useful products. That means डोमेस्टिक एनिमल्स को जब हम मैनेज करते हैं, उनको जब हम ब्रीड करते हैं, यानी कि उनको ग्रो कराते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं, उनकी केयर करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, ताकि हम उनसे फूड ले सके और यूज़फुल प्रोडक्ट्स ले सके। इसी प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री में हमें 4 टाइप्स की फार्मिंग के बारे में पढ़ना है। कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज और बी कीपिंग के बारे में। ठीक है। सो फर्स्ट इज कैटल फार्मिंग। अब कैटल फार्मिंग क्या होती है? कैटल फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजिंग कैटल, काउज और बफेलोज फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड ड्रॉट लेबर। दैट मीन्स कैटल फार्मिंग क्या है? जिसमें हम कैटल्स को रियर और मैनेज करते हैं, यानी कि उनका ध्यान रखते हैं, काउज का, बफेलोज का ध्यान रखते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके? मिल्क मिल सके और ड्रॉट लेबर मिल सके। तो कैटल फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मतलब जो हम कैटल्स को रेयर कर रहे हैं, उन्हें मैनेज कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, है ना। मिल्क तो चाहिए ही चाहिए हमें काऊ से, बफेलो से। इसके अलावा और किस चीज़ में हम कैटल फार्मिंग करते हैं? ड्रॉट पावर के लिए करते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर वर्क है उसके लिए भी तो हमें ड्रॉट पावर चाहिए होती है। वो ड्रॉट पावर हमें किससे मिलती है? कैटल से। ठीक है। इसलिए भी हम उनको रेयर करते हैं। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड क्वालिटी, ब्रीड क्वालिटी के लिए भी हम ब्रीड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं? कैटल फार्मिंग करते हैं। जैसे ड्रॉट पावर के लिए, एग्रीकल्चर वर्क के लिए हम बुल का यूज़ करते हैं, है ना। इम्प्रूवमेंट मेथड्स। अब कैसे हम कैटल्स को मैनेज कर सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनकी रियरिंग में? तो प्रॉपर फीडिंग से हम क्या कर सकते हैं? कैटल्स की रियरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर फीडिंग में हमें क्या करना होगा कि जो न्यूट्रिशनल फूड है वो हम दें कैटल्स को, ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से कर सके, है ना। नेक्स्ट, डिसीज़ कंट्रोल का ध्यान रखें, ताकि कैटल्स को डिसीज़ ना लगे। उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ताकि जर्म्स वगैरह ग्रो ही ना करें, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही ना करें और उनको डिसीज़ ना लगे। नेक्स्ट, ब्रीडिंग हाई यील्ड वैरायटीज़, यानी कि रिप्रोडक्शन करा के हाई यील्ड वैरायटीज़ को ग्रो करे, ताकि मिल्क प्रोडक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ब्रीड्स ऑफ कैटल की अगर हम बात करें तो कैटल की कौन कौन सी ब्रीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं? तो इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं और एक्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं। इंडिजीनियस वो ब्रीड्स है कैटल की जो हमारे इंडिया की हैं, यानी कि हमारी लोकल हैं। एक्जॉटिक ब्रीड्स वो हैं जो फॉरेन से लाई गई हैं, जो बाहर की हैं, अदर कंट्रीज़ की हैं। अगर हम इंडिजीनियस ब्रीड्स की बात करें, यानी कि जो हमारी लोकल कैटल्स हैं, वो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो। कौन कौन सी हैं? गिर, सहीवाल, रेड सिंधी। ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, और ये आपकी कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स है, यानी कि जिन्हें बाहर की कंट्री से लाया गया है। होलिस्टीन, फ्रिसियन, करन स्विस, जर्सी, ब्राउन स्विस। ठीक है। इस टाइप से ये आपकी कुछ फॉरेन ब्रीड्स हैं, और सबसे ज़्यादा मिल्क यही प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटल्स क्या रहती है? तो हमारे पास मिल्च एनिमल्स होते हैं और ड्रॉट एनिमल्स होते हैं। मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं? जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि काऊ, बफेलो। ड्रॉट एनिमल कौन से होते हैं? जिनका फार्म वर्क के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, प्लगिंग के लिए, कार्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि बुलक्स, है ना। अब तो नहीं चलते बुलक कार्ट्स, बट बुल्स का यूज़ तो फिर भी हम अपने एग्रीकल्चर पर्पज से कर ही लेते हैं। नेक्स्ट, लैक्टेशन पीरियड। अब ये लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें मिल्क प्रोड्यूस करती है एक कैटल। ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन वो कब शुरू होता है? वो शुरू होता है जब एक काफ बॉर्न होता है, जब उसका बर्थ होता है। ठीक है। एक कैटल का बेबी जब बॉर्न होता है, उसी के बाद मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है, यानी कि लैक्टेशन पीरियड शुरू होता है। अब
लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड रहेगा तभी तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, है ना। तो लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है, कैटल को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर, प्रॉपर हेल्थ हमें उसको देनी पड़ती है, तभी तो उसका लैक्टेशन पीरियड क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। लैक्टेशन पीरियड की इम्पोर्टेंस क्या है, अब ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड होगा तभी तो हमें ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होके मिलेगा, है ना। तो टोटल मिल्क यील्ड के लिए हमें लैक्टेशन पीरियड लॉन्गर चाहिए होता है। इसके अलावा लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कैसी ब्रीड्स को यूज़ करना है, जो हाई यील्डिंग कैटल ब्रीड्स हो, यानी कि जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, वो वाली ब्रीड्स को हमें चूज़ करना है। प्लस डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट भी हमें करनी पड़ेगी, तभी लैक्टेशन पीरियड जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। हाई यील्ड कैटल ब्रीड्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्रॉस ब्रीड कराना होगा। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किनका कराया जाएगा, डिफरेंट ब्रीड्स का, डिफरेंट टू डिफरेंट ब्रीड्स का जब हम मेटिंग कराएंगे तो उससे क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दोनों पेरेंट्स के। जैसे कि इंडियन काऊ को जर्सी काऊ के साथ मेटिंग कराई जाती है ताकि हाई मिल्क यील्ड हो, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेटर एडेप्टेबिलिटी भी हो। जैसे कि जर्सी काऊ जो रहती है वो हाई मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, और जो इंडियन काऊ रहती है इनकी बेटर एडेप्टेबिलिटी रहती है, यानी कि जल्दी से डिसीज़ नहीं लगती। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराई जा रही है या क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, ताकि हम मिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, है ना, कि डिसीज़ रेजिस्टेंसी इम्प्रूव हो, यानी कि उनमें डिसीज़ कम से कम ही लगें। एनहेंस ग्रोथ रेट एंड फर्टिलिटी, उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं। इसीलिए जो है आपकी इंडिजिनियस ब्रीड्स को एक्जॉटिक ब्रीड्स के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ले सके, है ना, क्योंकि इंडिजिनियस ब्रीड्स की क्या रहती है, वो अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं इनका हाई यील्ड होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मिल्क का। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन कैटल फार्मिंग, यानी कि कैटल फार्मिंग में हमें किस तरीके की मैनेजमेंट करनी होगी ताकि हमारी कैटल्स जो है वो बेटर सर्वाइव कर सके। तो फर्स्ट है, हमें उनकी फीडिंग का ध्यान रखना है, यानी कि उनके न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, उनके फूड का ध्यान रखना है। इसके लिए हमें उन्हें बैलेंस डाइट देने की ज़रूरत है। जो हमारे कैटल्स हैं उनको हमें बैलेंस डाइट देनी है। उस बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, कंसनट्रेट्स होने चाहिए, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। रफेज की बात करें तो कैटल्स को रफेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि उनके फूड में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम उन्हें ग्रीन फॉडर, हे, स्ट्रो, ये सब देना चाहिए। इसके अलावा कंसनट्रेट्स भी होने चाहिए उनके फूड में, यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होना चाहिए, जो कि उन्हें ग्रेन्स, ऑयल केक्स और ब्रान से मिलता है, ठीक है। और प्लस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि अगर उनकी फीडिंग अच्छी होगी तभी तो वो मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगी। नेक्स्ट हमें उनके शेल्टर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ वो रह रही हैं उस स्पेस को भी तो उस स्पेस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, तभी उनको कोई डिसीज़ वगैरह नहीं लगेंगी। तो शेल्टर जो है वो क्लीन, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और वेल वेंटिलेटेड एयरी भी होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, मतलब कैटल्स को भी तो सनलाइट चाहिए, और प्रॉपर ड्रेनेज भी होनी चाहिए, यानी कि कोई गंदगी वहाँ पे रुके ना। स्पेस फॉर मूवमेंट, यानी कि जो वो मूव कर सके इतना स्पेस होना चाहिए। क्लीन वाटर और फीड हमें उनको ईज़िली अवेलेबल करा सके, ऐसा स्पेस होना चाहिए कि वो ईज़िली क्लीन वाटर और फीड तक पहुँच सके। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर, यानी कि अब हमें उनकी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है कि कहीं उनको बीमारी ना लग जाए, उनकी हाइजीन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर वैक्सीनेशन हमें उन्हें देने चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, उनकी खुद की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, अगर डिसीज़ हो जाते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर हम उनके फूड का, उनके न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखेंगे, उनके शेल्टर का ध्यान रखेंगे, उनके रहने की जगह का ध्यान रखेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तभी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग? इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग डोमेस्टिक बर्ड्स, ठीक है। जब हम डोमेस्टिक बर्ड्स को रियर करते हैं उसी को हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। अब ये बर्ड्स को हम क्यों रियर करते हैं?
एग प्रोडक्शन के लिए और मीट के लिए। ठीक है, कौन कौन सी बर्ड्स आ जाती हैं इसमें आपकी, जैसे कि हेन, डक, टर्कीज, इन सबको रेयर किया जाता है एग प्रोडक्शन के लिए और मीट के लिए। अब बर्ड्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लेयरर्स और एक होते हैं ब्रॉयलर्स। अब लेयरर्स जो होते हैं इनको रेयर किया जाता है एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि एग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ब्रॉयलर्स जो होते हैं इनको मीट प्रोडक्शन के लिए रेयर किया जाता है। ये जो लेयरर्स होते हैं ये 20 वीक्स की एज के बाद ये एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि इन्हें एग प्रोड्यूस करने होते हैं इसीलिए इनकी जो डाइट होती है वो कैल्शियम और मिनरल्स उसमें होने चाहिए, मतलब जो इनको खाना दिया जाता है, फूड दिया जाता है, उसमें कैल्शियम और मिनरल्स दिए जाते हैं इनको। लेकिन जो ब्रॉयलर्स होते हैं इनको जल्दी ग्रो कराया जाता है और ये 6 to 8 वीक्स में रेडी हो जाते हैं। इनकी जो डाइट रहती है ब्रॉयलर्स की उसमें प्रोटीन और फैट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी बॉडी जो है वो जल्दी ग्रो करेगी, प्रोटीन और फैट रहेंगे तो। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके दिए हैं, जैसे लेयरर्स का है वाइट लेगहॉर्न और ब्रॉयलर्स का कॉर्निश, प्लायमाउथ रॉक, ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए। डिफरेंस भी यहाँ पे आपको बताया है इसका लेयरर्स का। तो लेयरर्स और ब्रॉयलर्स में क्या डिफरेंस है, लेयरर्स जो है वो एग प्रोड्यूस करते हैं, ब्रॉयलर्स मीट के लिए रेयर किए जाते हैं। जो लेयरर्स हैं उनमें कैल्शियम रिच डाइट दी जाती है और इनको रेस्ट्रिक्टेड और कैलकुलेटेड फीड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको एग प्रोड्यूस करना है, तो इनकी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि इनकी बॉडी को ज़्यादा ग्रो किया जाए। ठीक है, इनकी बॉडी को लिमिटेड ही ग्रो किया जाता है, ज़्यादा ध्यान इनके एग्स पे दिया जाता है। लेकिन ब्रॉयलर्स की बात करें तो इनको प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, प्रोटीन रिच और फैट रिच डाइट दी जाती है, उसमें विटामिन ए और के भी होना चाहिए ताकि इनकी बॉडी अच्छे से ग्रो करे। लेयरर्स को स्लो ग्रो कराया जाता है ताकि ये लंबे टाइम तक एग्स को ले कर सके। ब्रॉयलर्स को फास्ट ग्रो कराया जाता है और इनकी लो मोर्टेलिटी हो, इनका जो रेयरिंग पीरियड है वो लॉन्गर होता है, क्योंकि हमें इनसे लंबे टाइम तक एग्स चाहिए होते हैं। ब्रॉयलर्स का जो रेयरिंग पीरियड है वो शॉर्टर रहता है, क्योंकि एक बार ये ग्रो कर जाते हैं 6 to 8 वीक्स में रेडी हो जाते हैं, तो फिर इनको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आपकी कुछ इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं और कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं। इंडिजीनियस में आपकी सील और कड़कनाथ और चिटागोंग, बुसरा, ये सब आ जाते हैं। ये पूरी आपकी इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, ये सारी ऊपर वाली ये आपकी इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं। और ये वाली जो हैं ये आपकी एग्जॉटिक पोल्ट्री ब्रीड्स है। वाइट लेगॉन, आइलैंड रेड, प्लायमाउथ रॉक, कॉर्निश, ये सब आपके एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि जो पोल्ट्री फार्मिंग है जिसमें हम इन बर्ड्स को रेयर कर रहे हैं उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इनके हाउसिंग का ध्यान रखना है, शेल्टर का ध्यान रखना है, जहाँ ये रह रहे हैं वो क्लीन, ड्राई, वेल वेंटिलेटेड शेड्स होने चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड एक्सट्रीम वेदर, इनको हमें प्रीडेटर से भी बचाना होता है और एक्सट्रीम वेदर से भी बचाना होता है। ठीक है, इनको भी वैसे ही हमें क्लीन, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड शेड्स देने होते हैं, यानी कि साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए और एयरी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी इनके फीडिंग का भी हमें ध्यान रखना होता है, इनको हमें बैलेंस डाइट देनी होती है। ठीक है, ब्रॉयलर्स की अलग रहती है, लेयरर्स की अलग रहती है। ठीक है, ब्रॉयलर्स को हाई प्रोटीन फूड देना होता है और लेयरर्स को कैल्शियम रिच डाइट देनी होती है। प्लस हमें इनकी हेल्थ केयर का भी ध्यान रखना होता है, यानी कि रेगुलर वैक्सीनेशन हमें इनको देने चाहिए। क्लीनलीनेस भी देनी चाहिए ताकि इनकी भी खुद की क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए ताकि इनमें डिसीज़ ना लगे।